उसके बाद फिर वी आर लिविंग इन द एज ऑफ कोरोना, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस एपिडेमिक एंड इंडेमिक डिजीजेस। एपिडेमिक डिजीजेस जो हैं वो वायरल डिजीजेज हैं जिनका वायरल आउटब्रेक होता है, जैसे कोरोना वायरस है। इससे पहले जो है 2002-3 में जो है वो कोरोना वायरस का एक और अटैक हुआ था, और वो कोरोना वायरस की ही एक वायरस की कैटेगरी थी या फॉर्म थी, उसको हम बोलते हैं सार्स, SARS, सार्स। और उससे भी तकरीबन कोई दुनिया भर के अंदर 10,000 के करीब लोग मारे गए थे, लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया गया था। अब ये जो कोरोना वायरस है, अब यू आर इन क्वारंटाइन, यू आर लिविंग इन द एज ऑफ कोरोना वायरस, आप एक्सपेक्टिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड। तो अगर आप देखें तो ये जो एपिडेमिक डिजीजेस हैं, जैसे वायरल आउटब्रेक हो सकता है कोरोना वायरस की सूरत में। इससे पहले इबोला वायरस का आउटब्रेक हुआ अफ्रीका में, उससे पहले डेंगी मच्छर या मॉस्किटो का जो आउटब्रेक हुआ, वो डेंगी जो है वो श्रीलंका से पाकिस्तान आया था और बगैर वीजे और पासपोर्ट के आया था। बिकॉज इस तरह की जो वायरल आउटब्रेक है, एपिडेमिक डिजीज जो है, दे डोंट फॉलो द इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ऑर्डर, और उनके फैलने के लिए आपको कोई वीज़ा ट्रैवल की जरूरत नहीं है, आपको कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। सो इट कैन बी इन्फेक्टेड एंड कैन ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमंस टू ह्यूमंस, जैसे कोरोना वायरस की सूरत में हो रहा है। अब जो इस तरह की वायरल आउटब्रेक है वायरल डिजीजेस का, एपिडेमिक डिजीज का, कोरोना वायरस का, इबोला वायरस का, उसके बाद डेंगी का, इस तरह की और सी बहुत सी डिजीजेस जो पहले हम देख सके हैं, जैसे 1918 के अंदर स्पेनिश फ्लू जैसे जिसको कहते हैं, जिससे 5 करोड़ लोग मारे गए थे, 50 मिलियन पीपल वर किल्ड। तो अब ये जो है इनका जो एक इमीडिएट थ्रेट होता है, दे आर ग्लोबल एंड ट्रांसनेशनल इन नेचर। सेकंड, दे डोंट हैव एनी इमीडिएट वैक्सीन और मेडिकल सोल्यूशन, कि इस तरह की जो डिजीजेज हैं, ये जो बीमारियां हैं एपिडेमिक, इनका कोई भी इमीडिएट मेडिकल सोल्यूशन नहीं होता है। इस वक्त देख लें, कोई दुनिया में मेडिकल सोल्यूशन नहीं है, कोई टैबलेट, कोई वैक्सीन, कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप अपने आप को आइसोलेट करें, आप अपने आप को रूम्स में, घरों में, अपनी ऑफिस में, जहाँ जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पे लॉकडाउन कर लें, अपने आप को सोशली रिस्ट्रिक्ट कर लें और लोगों से फिजिकल डिस्टेंस रखें, मिले ना। इसको एक ही तरीकाकार है रोकने का। और जो लोग इन्फेक्टेड हो गए उनको आप सोसाइटी से अलहदा कर दें और उनको क्वारंटाइन कर दें, उनको अलहदा आइसोलेशनिस्ट कैंप्स में भेज दें। तो ये पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है 21st सेंचुरी के अंदर, इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज थ्रेट। और अभी स्कॉलर्स, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि स्कॉलर्स वर आर्ग्यूइंग एंड डिस्कसिंग अबाउट दीज इश्यूज एंड थ्रेट्स, एंड वी स्टार्टेड टू विटनेस दीज इश्यूज एंड थ्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस। अब इसके जो इस तरह की एपिडेमिक डिजीजेज हैं या वायरल आउटब्रेक्स हैं, इनके 5 मेजर इम्पैक्ट्स होते हैं। पहला इम्पैक्ट क्या होता है कि दे आर ट्रांसनेशनल इन नेचर, और ये पूरी की पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस और इफेक्ट करते हैं नेगेटिवली। जैसे आप देखेंगे वुहान से स्टार्ट होता है, चाइना से, एंड विद इन डेज एंड मंथ इट गॉट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पहला इम्पैक्ट। दूसरा इम्पैक्ट है इसका ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, दैट इट कैन ब्रिंग डाउन द ग्लोबल इकोनॉमी विद ऑल इट्स टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट, नॉलेज टू इट्स नीज, टू इट्स डाउन टू द अर्थ विद इन डेज, विद इन आवर्स। अगर आप देखें इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया की जो ताकतवर इकोनॉमीज थी, मईशतें जो थी, फ्रांस को देख लें, ब्रिटेन को देख लें, जर्मनी को देख लें, लुक एट इटली, लुक एट द स्पेन, पूरी की पूरी दुनिया की जो ताकतवर इकोनॉमीज हैं, जो पावरफुल इकोनॉमीज हैं विद पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल एंड हेल्थ सिस्टम, दे आर लिटरली कोलैप्स्ड एंड डिक्लाइंड एंड डिफीटेड बिकॉज ऑफ द वायरल आउटब्रेक ऑफ द कोरोना वायरस। तो दूसरा इम्पैक्ट इकोनॉमिक्स है। फिर तीसरा इम्पैक्ट इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट है कि किस तरह वो रियासतें या वो स्टेट्स जिनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स इस इश्यूज को अच्छी तरह प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाती हैं, एड्रेस नहीं कर पाती हैं, गुर्बत आती है इकोनॉमिकली, जो हैं जो आपके डेली वेजर्स हैं, जो डेली एम्प्लॉयज़ हैं, दे बिकम अनएम्प्लॉय, और वो करोड़ों में होते हैं। हर मुल्क के अंदर ज़्यादातर लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रही, ऑर्डर्स नहीं आ रही, सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स नहीं हो रही, तो उससे गुर्बत फैलती है। और उससे फिर जो है चौथा जो प्रॉब्लम आता है वो साइकोलॉजिकल क्राइसिस है। जब इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो फिर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं इकोनॉमिकली कि वो लोगों तक राशन प्रोवाइड करें, फूड प्रोवाइड करें, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ दे और उनकी लाइफ को इंश्योर करें, उनको लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। तो वो जो है इट रिजल्ट्स इनटू रेवोल्यूशन और पॉलिटिकल रेवोल्यूशन और सिविल वॉर्स और पॉलिटिकल रिबेलियंस। जैसे आप देख लें अमेरिका के अंदर 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है
कि जी जिसमें कहा गया कि आप लॉकडाउन को ख़त्म करें। तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं कि जो हुकूमत जो है इस तरह की पॉलिसीज और स्ट्रैटजीज को इम्प्लीमेंट करने में नाकाम होती है, और अगर इम्प्लीमेंट करती है और उनको वो फूड और उनकी सर्वाइवल के लिए जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है वो प्रोवाइड नहीं करती, तो कल को इलेक्शंस में उनको गारंटीड श्योर शॉर्ट शिकस्त होती है। तो उसके खिलाफ अपोजिशन पार्टीज मूवमेंट्स चला सकती हैं, रेवोल्यूशंस आ सकते हैं, सिविल वॉर स्टार्ट हो सकती हैं और डिफरेंट पोलिटिकल ग्रुप्स। और अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो इस तरह की सिचुएशंस के अंदर मोस्टली जो गवर्नमेंट्स और हुकूमतें होती हैं वो आने वाले इलेक्शंस में शिकस्त खा जाती हैं। तो ये पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा होता है। और उसके बाद जो चौथा मेजर क्राइसिस पैदा होता है दैट इज साइकोलॉजिकल क्राइसिस। अगर आप देखें तो वो लोग जिनके पास इकोनॉमिक पावर इतनी नहीं है कि वो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें या क्वारंटाइन करें या एक फिजिकल डिस्टेंस रखें या सोशल डिस्टेंस रखें। फॉर एग्जांपल जो आपके गरीब लोग हैं, द पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी, जो एक दो तीन मरले के घर में 5 10 लोग रहते हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड दिस लग्जरी टू आइसोलेट देमसेल्व्स इन अ सेपरेट रूम्स और ईच वन पर्सन कैन लिव इन अ सेपरेट रूम। ये सिर्फ आपकी जो एलीट और मिडिल क्लास होती है वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो उससे ना सिर्फ वो साइकोलॉजिकल क्राइसिस का शिकार होते हैं बिकॉज दे आर मेडिकली नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दोज नॉर्म्स एंड एसओपीज जिसको आप कहते हैं, फिर उनकी जॉब्स का लॉस होता है, दे लैक पीपल कम्युनिकेशन इंटरेक्शन और एंड दे फील अ क्राइसिस, और फिर उनके पास एक्सेस टू साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स भी नहीं होती है। तो साइकोलॉजिकल क्राइसिस होता है एंड दैट कुड लीड टू वायलेंस एंड डिस्टेबिलिटी एंड यू नो क्राइम्स। और ये आपने देखा है कि अभी यूरोप में जब राशंस और जनरल स्टोर्स ओपन हुए तो लोगों ने वहाँ पे वो यूरोप जिसको हम सिविलाइज कहते थे, वहाँ पे लोगों ने जो है वो फूड की शॉप्स के ऊपर अटैक्स किए और रेड की और उसको उठा के ले गए और कोई डिसिप्लिन नहीं रहा और बहुत सी चोरी के जो वाकयात जो है रिकॉर्ड किए गए। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू सच काइंड ऑफ चैलेंजेस। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, वो सिविल वॉर्स, रिफ्यूजीज एंड इमिग्रेशंस। कि इस वक्त जो 21st सेंचुरी के अंदर एक और बड़ी थ्रेट है वो है जो दुनिया के मुख्तलिफ अंडर डेवलप मुल्क हैं, जैसे अफ्रीका है, जैसे एशिया है, जैसे मिडल ईस्ट है, जहाँ पे करप्ट गवर्नमेंट्स है या जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप नहीं है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। तो वो सिस्टम्स जो हैं उनके अंदर स्पेस और थ्रेट रहती है वॉर्स की, जंगों की, कि डेफिनेटली यहाँ पे गुर्बत होगी, जहाँ पे पीस नहीं होगा, और वहाँ पे यहाँ पे गुर्बत होगी तो वहाँ पे पीस नहीं होगा, इंस्टेबिलिटी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो वायलेंस होगा, क्राइम्स बढ़ेंगे और वो फिर इट कैन लीड टू ऑर्गेनाइज वायलेंस। और ऑर्गेनाइज वायलेंस विद इन जो स्टेट होता है बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, उसको हम कहते हैं सिविल वॉर। इट कैन लीड टू द ऑर्गेनाइज वायलेंस बिटवीन डिफरेंट पोलिटिकल, रिलीजियस, मिलिटेंट, सेक्टेरियन ग्रुप्स with respect to breaking the law and order of the state and using force to get into power, to seek power in the state and society. The rate of the state is challenged और उससे जो है वो लाखों और करोड़ों लोग जो है वो इफेक्ट होते हैं और उससे आपका इकोनॉमिक डिक्लाइन होता है, आपका सोशल डिक्लाइन होता है, आपकी सेफ्टी और स्टेबिलिटी डिक्लाइन होती है। तो उसमें फिर जो लाखों और करोड़ लोग इफेक्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो रिफ्यूजीज बनते हैं और वो इमिग्रेशन और माइग्रेशन करते हैं जो नियर बाई एरियाज होते हैं या नियर बाई मुल्कों के अंदर। जैसे आपने देखा कि अफगान वॉर के बाद, अफगान जिहाद के बाद पाकिस्तान में 25 लाख अफगान रिफ्यूजीज आए। अब वो बेचारे वापस नहीं जा सकते बिकॉज इफ दे गो बैक दे नो दैट द डेथ इज वेटिंग, बॉम्बिंग, लॉ एंड ऑर्डर का मसला, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एजुकेशन बच्चों के लिए नहीं है, हेल्थ नहीं है, तो दे leave the borders, cross the borders and move into the safe places in nearby states। जैसे आपने देखा लीबिया और सीरिया की सिविल वॉर के बाद तकरीबन 100 मिलियन 10 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो इससे मुतासर हुए हैं, जिसमें तकरीबन कोई 50 लाख के करीब लोग जो हैं वो रिफ्यूजी बने हैं। अब वो लोग जो हैं वो मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करके यूरोप में और अफ्रीका में जा रहे हैं, और सॉरी यूरोप में जा रहे हैं अफ्रीका से। तो अब जब वो लाखों लोग यूरोप में जाएंगे तो उनको आपने हेल्थ भी प्रोवाइड करनी है, फूड भी प्रोवाइड करना है, हाउसिंग भी प्रोवाइड करनी है, आपने उनको लॉ एंड ऑर्डर के अंदर सिक्योर भी करना है, उनके बच्चों को एजुकेशन भी देनी है। तो उसके लिए यू नीड फाइनेंसेस, आपको पैसा चाहिए, और वो रिसोर्सेज उन मुल्कों के जब रिफ्यूजीज पे स्पेंड होंगे तो वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनकी लाइफ स्टाइल में कमी आएगी, उनका बजट रिफ्यूजीज पे लगाया जाएगा तो उन रिफ्यूजीज के खिलाफ नफरत बढ़ेगी। और जैसा कि हमने पॉपुलिज्म के लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो माइग्रेशन है या माइग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स जो हैं वो एक
पॉपुलिज्म की बहुत बड़ी वजह है। तो ट्रंप वगैरह देखें और अगर आप ब्रेक्जिट को देखें तो उन्होंने रिफ्यूजीज़ के इशू को ही अपनी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल किया। तो फिर वो कुछ सियासतदान जो हैं वो इन इश्यूज़ के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं और कहते हैं कि इन लोगों को निकाल दें तो आपके गुर्बत दूर हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगी, हमारे पास पैसे हैं लेकिन हम इन लोगों पे लगा रहे हैं जो अफ्रीका से और जो मैक्सिको से आ रहे हैं अमेरिका में और जो अफ्रीका से यूरोप में आ रहे हैं। तो उससे फिर नफरत बढ़ती है और पॉपुलिज्म पैदा होता है और इट कैन लीड टू कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इमिग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज वर्सेस नॉन इमिग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज। जब ये कन्फ्लिक्ट होता है तो फिर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, वो इस एक्सप्लॉयटेशन और इस अपॉर्चुनिटी को कैश करते हैं और वो फिर उनको रिक्रूट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए। अगर आपको याद हो तो 2015 में जो पेरिस में अटैक हुआ था, जिसमें नाइट क्लब के अंदर जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, उसके अंदर जिस शख्स ने वो अटैक किया था, डैश का वो एक्टिविस्ट, वो एक रेफ्यूजी था जो फ्रांस आया था और वहाँ से उसको निकाल दिया गया था और फिर उसने रिटेलिएशन में बदले में जाके पेरिस पे अटैक किया था। एक और जो बड़ा चैलेंज है वो है ड्रग्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अगर आप इस वक्त देखें जो ग्लोबल इकोनॉमी है, अकॉर्डिंग टू यूएनओ's रिपोर्ट ऑफ 2018, यूएनओ की जो 2018 की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसका ग्लोबल इकोनॉमी का तकरीबन 5% जो है वो इस वक्त ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से आता है, बल्कि ड्रग्स ट्रैफिकिंग से आता है। यानी कि तकरीबन यूएनओ की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक आप $550 अरब की जो है 2018 में $550 अरब ड्रग्स इकोनॉमी के ज़रिए रेगुलेट किए गए या $550 अरब की ड्रग्स जो है वो बेची गई 2018 के अंदर पूरी दुनिया में। तो दिस इज़ वन एंगल। अब मैं जो ड्रग्स हैं उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं ह्यूमंस के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, क्राइम्स के ऊपर, वो बाद में बात करते हैं। जस्ट लुक एट दैट कि अगर $550 अरब की एक साल में ड्रग्स बिकती हैं यूएनओ के मुताबिक, तो इसका मतलब होगा कि $550 अरब से लाखों और करोड़ों लोग जो हैं वो इनकम अर्न करते हैं। यानी कि जो लोग ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं वो लाखों और करोड़ों में होंगे। तो अगर आप जो है ड्रग्स को एलिमिनेट करते हैं और ड्रग्स कार्टेल्स जो है उनको पकड़ते हैं, पनिश करते हैं, तो आप ड्रग्स के कंट्रोल करते हैं। तो इसका मतलब होगा कि अगर आप ड्रग्स को एलिमिनेट करते हैं दुनिया में से, तो आप लाखों और करोड़ों लोगों को बेरोजगार करते हैं और उन लाखों और करोड़ों लोगों को आप जेलों में अगर डालते हैं तो फिर आपका प्रिजन के ऊपर बर्डन बढ़ता है, उसके लिए आपको और बेड चाहिए होगा। और अगर आप ड्रग्स को ख़त्म करते हैं तो आपको लाखों करोड़ लोग अनएम्प्लॉय होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ये मॉडर्न वर्ल्ड की ट्रेजेडी है, डायलीमा है कि अगर हम ड्रग्स को ख़त्म नहीं करते हैं तो दुनिया में सालाना ड्रग्स से तकरीबन 2 लाख लोग मारे जाते हैं। 2 लाख लोग सालाना मर रहे हैं ड्रग्स के इस्तेमाल से, ठीक है। और अगर आप ड्रग्स को ख़त्म करते हैं तो $550 अरब की जो इकोनॉमी है उससे लाखों और करोड़ों लोगों की इकोनॉमी जुड़ी हुई है, नौकरियां जुड़ी हुई हैं, वो बेरोजगार होंगे तो फिर गुर्बत बढ़ेगी और ऐसी दुनिया जिसमें ऑलरेडी बहुत गुर्बत है। तो दिस इज द ट्रेजेडी एंड डायलेमा ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। सो अब अगर देखें तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान में 15 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो ड्रग्स से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तान में सालाना हज़ारों लोगों की डेथ जो है ड्रग्स से होती है। अब जो पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर जो ड्रग्स का हेड क्वार्टर है वो अफगानिस्तान है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रग्स जो है वो अफगानिस्तान से एक्सपोर्ट की जाती है। तो आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान ने किसी और इंडस्ट्री में डेवलप किया हो, आपने आपको या ना किया हो, लेकिन जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन अफगानिस्तान की वो ड्रग्स है, ओपीएम की और इस तरह की दूसरी ड्रग्स की। अब ये ड्रग्स जो है अफगानिस्तान में होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ पे पिछले 40 साल से जंग है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है। तो फिर लोग अपनी गुर्बत, अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए, अर्निंग के लिए, इकोनॉमी के लिए ड्रग्स की तरफ जाते हैं और उससे फिर ये पूरा। अब अफगानिस्तान में आप ड्रग्स को कंट्रोल इसलिए नहीं कर सकते कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, वहाँ पे रेट ऑफ द स्टेट बहुत लिमिटेड है, 2-3 शहरों तक है और कोई भी ऑर्गेनाइज पुलिस या लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसी नहीं है। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं ड्रग्स के। फिर इसी ड्रग्स के प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम। अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के प्रॉब्लम को स्टडी करें तो इस वक्त दुनिया के अंदर जितनी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसका
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक है ड्रग्स ट्रैफिकिंग के साथ, कि मोस्ट ऑफ जो ड्रग्स डीलर्स हैं या कार्टेल्स जो है, दे आर इन्वॉल्व इन द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एज वेल, बिकॉज दे डू इट, कि जिन लोगों ने इलीगल तरीके से यूरोप या अमेरिका जाना होता है अफ्रीका से या मैक्सिको से, तो वो जो ड्रग्स कार्टेल्स होते हैं वो उनको गारंटी करते हैं कि हम आपको बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे, वी कैन लीड यू टू अमेरिका और वी कैन टेक यू टू वन कंट्री टू अदर कंट्री, और उसके लिए दे कंडीशन देम दैट दे हैव टू कैरी दीज काइंड ऑफ ड्रग्स, जो वहाँ पे उनके डीलर्स जो है उनसे करते हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो पकड़े जाते हैं एंड दे एंड अप स्पेंडिंग 10 and 20 years of their lives in prisons, most of their years of life in prisons, और जब वो बाहर निकलते हैं तो they have no option in life, no future in life except to again go back to this dirty business. So these are the problems. और इस वक्त दुनिया के अंदर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है वो बच्चों और औरतों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, और जो आपकी प्रोस्टिट्यूशन इंडस्ट्री है, मोस्ट ऑफ द वीमेन हु आर इन्वॉल्व इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या जिन औरतों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अनफॉर्चुनेटली प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, और जो बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दे एंडेड अप ईदर फॉर चाइल्ड अब्यूज, और मोस्ट ऑफ द children face the child abuse. So these are the crimes that humanity has to challenge in the 20th, face and resolve in 21st century. Last but not least is global poverty and inequality. अगर आप यूएनओ के ग्लोबल पोवर्टी इंडेक्स को स्टडी करें तो इस वक्त दुनिया की तकरीबन जो 60 से 70% आबादी है वो इस वक्त डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिलो द लाइन ऑफ पॉवर्टी या लाइन ऑफ पॉवर्टी के ऊपर रह रही है। यानी कि जो यूएनओ की डिफाइन कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी का, उसको अगर हम स्टडी करें, और बहुत से इकोनॉमिस्ट और स्कॉलर्स जो है वो चैलेंज करते हैं कि जो यूएन का आइडिया है पॉवर्टी का वो गुर्बत को ख़त्म करने के लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन अगर हम यूएनओ के स्टैटिस्टिक्स को ही ले लें तो यूएनओ के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी, गुर्बत से नीचे या गुर्बत की लाइन के पास रह रहे हैं, और उसमें से 80% लोग जो है वो अफ्रीका और एशिया में रहते हैं, जिनके पास पीने का साफ पानी नहीं है, दे डोंट हैव एक्सेस टू 3 times फूड, और फिर वहाँ पे वीमेन और चिल्ड्रन की मेल न्यूट्रिशन है, और वहीं से फिर आपकी डिजीज़ आउटब्रेक होती हैं, और वहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे वीमेन की मोर्टेलिटी रेशो बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे क्लीन हाउसिंग नहीं है, और वहाँ पे जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और उन्हीं सोसाइटीज़ में क्राइम्स और वायलेंस भी ज़्यादा है, और उससे फिर दुनिया में इनइक्वालिटी जो है फैलती है, और फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उन्हीं को रिक्रूट भी करती है, तो दे आर इंटरलिंक। अब इस वक्त अगर आप देखें तो एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यून कहता है कि दुनिया के अंदर वेल्थ तो बहुत पैदा हुई है, जैसे कि आपने कुछ लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस भी किया, that in last 40 years, because of globalization and information technological revolution and technological advancement, the world has seen unparalleled, unprecedented growth and production of wealth, but that wealth has not resulted in redistribution from top to bottom. And so if we look at the world wealth index, the top 10% controls the 90% of the wealth, and the bottom 90% has access to the 10% of the world wealth. कि जो दुनिया की 10% इलीट है, जो टॉप इलीट है, उनके पास दुनिया की 90% दौलत है, और जो दुनिया की 90% आबादी है उनके पास 10% दौलत है, और उसकी वजह से उनकी सैलरी के अंदर गैप है, उनकी इनकम के अंदर गैप है, और इस वजह से दुनिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। कि जिन लोगों के पास नौकरियां हैं, यूनो कहता है कि उनको इतनी कम सैलरी दी जाती है, उनके पास बाइंग पावर नहीं है, बार्गेनिंग पावर नहीं है, जिससे गुर्बत ख़त्म नहीं होती है इन लोगों की। तो अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि तकरीबन 8 लोग जो हैं वो दुनिया में ऐसे हैं अमेरिका के जिनके पास दुनिया की 50% दौलत है। उसमें मार्क जुकरबर्ग का मैंने बताया था, बिल गेट्स का बताया था, एलन मस्क का बताया था, जॉर्ज सोरोस का बताया था, उसके बाद जो है अमेज़न का जो मालिक है जेफ बेजोस, उसका हमने डिस्कस किया था। सो दीज आर द पीपल, सो दीज आर द रीजंस। और 21st सेंचुरी के अंदर अगर हमने एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस,
ह्यूमन सिक्योरिटी को और अपनी प्लैनेट को सिक्योरिटी को अचीव करना है, तो ये तमाम इश्यूज एड्रेस करने पड़ेंगे। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है, 3 मेजर चैलेंज है इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए दुनिया जो फेस कर रही है। पहला है द क्राइसिस एंड चैलेंज ऑफ द ग्लोबल लीडरशिप। अगर आप देखें तो जितने बड़े क्राइसिस हैं इस 21st सेंचुरी के अंदर, उस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए जिस तरह की दुनिया को ग्लोबल लीडरशिप चाहिए, वो लीडरशिप आपको 21st सेंचुरी में नज़र नहीं आती। दुनिया की सबसे बड़ी पावर, मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर अमेरिका है, और उसका प्रेसिडेंट जो है ही इज़ लिटरली अ मैडमैन। उसके ऊपर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने और डॉक्टर्स ने उसकी हेल्थ और उसकी मेडिकल फिटनेस को क्वेश्चन किया है। एंड ही डज नॉट थिंक बियॉन्ड हिमसेल्फ कि दुनिया में और भी इंसान है। अगर आप देखें तो ये जो ग्लोबल क्राइसिस ऑफ लीडरशिप, अगर आप बरतानिया को देख लें तो 20वीं सदी में बड़ी बड़ी क्राइसिस है, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, लेकिन वो तमाम के तमाम क्राइसिस इसलिए रिजॉल्व हुए कि दुनिया के पास बड़े इंटेलिजेंट स्कॉलर लीडर्स थे। 20वीं सदी में अगर अमेरिका में देखें तो आपको FDR मिलेगा, हैरी ट्रूमैन मिलेगा, आपको इसके अंदर जो है अपना जो है रोजवेल्ट जैसे लीडर्स मिलेंगे। सो बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो हैं वो 20वीं सदी में आए। चर्चिल जैसे लीडर ब्रिटेन में आए जिन्होंने इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया। स्टालिन जैसे लीडर्स सोवियत यूनियन के पास थे, लेकिन अब वो माओ जैसे लीडर चाइना में थे। अब अगर आप देखें तो 21वीं सदी का कंपैरिजन करें ग्लोबल लीडरशिप के साथ, तो आपको बहुत ही जो है वो एक डमी किस्म के या अनइंटेलिजेंट और बड़े ही फाशिस्ट किस्म के लीडर्स नज़र आते हैं। और ये फिर ग्लोबल लीडरशिप का जो क्राइसिस है, इट लीड्स टू द क्राइसिस ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। और वो जो आपके पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सेटल करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए जो आपको विजन चाहिए, जो आपको कंसेंसस चाहिए, जो डायलॉग चाहिए, वो पॉलिटिकली पूरा नहीं होता है, और वो उससे पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। और उन पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स से फिर आपको जो इकोनॉमिक मीन्स चाहिए वो आप जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, जिससे जो है आप इन चैलेंजेस को जो है वो फोर्सी कर सकते हैं कि अगर हमने इन चैलेंजेस को ओवरकम करना है तो 3 मेजर चैलेंजेस जो है दुनिया को वो एड्रेस करने होंगे। ग्लोबल लीडरशिप का क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस और कन्फ्लिक्ट्स, और इकोनॉमिक क्राइसिस और कन्फ्लिक्ट्स। और जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको हमें रीडिफाइन करना होगा और हमें ग्लोबल इकोनॉमी को रीडिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ताकि जो टॉप के लोग हैं वहाँ से ग्लोबल इकोनॉमी शुड मूव टू द bottom people. So this is for today's lecture. This is all about the non-traditional security threats, and we are left with one lecture that we will discuss in next class, that is with respect to past papers and attempting techniques about current affair. Thank you very much for today's class.